हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुचि कटियार और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अटेंशन क्लासेस पे। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यूपीटी जो भाई बहन हमारे घर बैठे यूपीटीटी की सीडीपी की तैयारी करना चाहते हैं आगे आने वाले यूपीटीटी के लिए, तो उनके लिए प्रतिदिन 10 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला आती रहेगी। और यदि आप हमारे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए और आप हमारे प्रश्नों की श्रृंखला में ज्वाइन हो पाएँ। तो चलिए दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए हम चलते हैं आपके पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न जो है वो ये कह रहा है कि बुद्धि का एकल सिद्धांत जो है, एकल घटक सिद्धांत या एकल अवयव सिद्धांत दिया था। तो एकल घटक सिद्धांत, एकल अवयव सिद्धांत किसने दिया? तो इसको कहते क्या है? एकल घटक सिद्धांत को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी। इसको ऑब्लिक में एक और क्या नाम दिया था? तो एकल घटक कहें या एकल अवयव सिद्धांत कहें। तो ऑप्शन पहला है थॉर्नडाइक ने दिया, ऑप्शन सेकेंड है ऑप्शन बी पावलोव ने दिया, ऑप्शन सी अल्फ्रेड बिने ने दिया, या फिर ऑप्शन डी फ्रीमैन ने दिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा, किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने। ठीक, क्योंकि ये तो जो नाम है ये बुद्धि में कहीं भी रिलेट नहीं करते हैं। तो बात करते हैं कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया और बिने ने थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत दिया। तो अल्फ्रेड बिने पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम बुद्धि में कहीं पर भी अगर बुद्धि का परीक्षण पूछा जाए या बुद्धि का सिद्धांत पूछा जाए तो नाम आता है अल्फ्रेड बिने का। ठीक, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का सिद्धांत दिया था कौन सा? बहुकारक सिद्धांत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। तो बहिर्मुखी का मतलब क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, तो एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति कैसे होते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार, ऑप्शन बी तनाव मुक्त, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त दोनों। तो जो व्यक्तित्व का बहिर्मुखी और अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो सिद्धांत है वो दिया किसने है? तो एक नाम आता है व्यक्तित्व के सिद्धांत में युंग का। तो युंग ने व्यक्तित्व के सामान्यतः दो प्रकार बताए हैं। कौन सा? एक है अंतर्मुखी और दूसरा है बहिर्मुखी। ठीक है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। इसके बीच में एक पर्सनालिटी को और इंक्लूड किया गया जिसको हम नाम देते हैं उभयमुखी। ठीक है, तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या होती है? अंतर का मतलब होता है बाहर की ओर, जो अपने थॉट्स को, अपने बातों को दूसरों तक कह पाए। तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? तो ऐसे व्यक्ति जो अपने विचारों का लोगों के साथ साझा कर पाएं, जिनमें संकोच ना हो, जो अपनी बात को बिना हिचक दूसरों के सामने कह सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों में तनाव नहीं होता है। इन व्यक्तियों के दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं और ये बाहरी दुनिया से ज़्यादा जुड़ते हैं बजाय कि अपने आंतरिक दुनिया से। आंतरिक दुनिया का मतलब क्या होता है कि मतलब ये अपने मन में कोई बात नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से ये दोस्त इनके ज़्यादा होते हैं। तो इसका ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण
क्योंकि ये सोशल ज़्यादा होते हैं, जहाँ जाते हैं 4-6 दोस्त इनके बन ही जाते हैं, और ये फ्रेंडली होते हैं, बहुत जल्दी इनके दोस्त बन जाते हैं, और जिनके जो बिना झिझक अपनी बात को कह देते हैं उनमें टेंशन भी नहीं होता है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व की 2 बड़ी विशेषताएं हो गई यहाँ पर, और ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार वह होता है जैसे। सामाजिक पैमाने की विधि, इसके सुपरस्टार अतिमानव क्या होता है? इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि ज्यादातर लोगों द्वारा चयनित किया जाता है। ऑप्शन बी है जिसका विधिक जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है। ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दोनों। अब सामाजिक पैमाना होता क्या है और इसको दिया किसने था? तो अगर मैं किसी व्यक्तित्व मापन की बात करती हूँ तो व्यक्तित्व मापन में एक नाम आता है जिसका नाम होता है जेएल मोरेनो। इन्होंने व्यक्तित्व मापन की एक विधि थी जिसका नाम था समाजमिति। समाजमिति, इसको सोशियोमेट्रिक मेथड बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि सामाजिक विशेषता के आधार पर किसी व्यक्ति का चयन, किसी व्यक्ति का मापन किया जाता है कि उसमें कौन कौन से गुण हैं। तो जैसे क्या होता है कि इसमें कोई एक व्यक्ति है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति के गुणों के आधार पर कितने व्यक्ति उसको चुनते हैं, ये बात यहाँ पर उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व को मापा जाता है। ठीक, तो समाजमिति में ज्यादातर लोगों के द्वारा चयन किया जाता है, और दूसरा है इसका विधिक जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है। कोई व्यक्ति है, जैसे कि एक राहुल नाम का कोई एक बच्चा है, तो उसको उसके फ्रेंड्स सर्कल में जैसे 10 दोस्त हैं या 10 व्यक्ति हैं, तो उन 10 व्यक्तियों में 5 व्यक्ति हैं जो उसको सेलेक्ट करते हैं उसके सुंदरता के आधार पर। लेकिन अगर कोई एक दूसरा बच्चा है, उसमें अगर उसके बोलने के आधार पर या उसके अगर कम्युनिकेशन स्किल के आधार पर, तो हो सकता है कि उसमें 3 व्यक्ति ही उसको चुने। अगर मैं उसी कक्षा में दूसरा कोई व्यक्ति अगर चुनते हैं, तो हो सकता है कि उसमें 3 ही व्यक्ति उस बच्चे को चुने। तो यहाँ पर सामाजिक गुणों के आधार पर किसी बच्चे को जब चुना जाता है तो उसको हम समाजमिति कहते हैं। इस विधि को दिया था जेएल मोरेनो ने। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष किया गया? ठीक, तो शब्द साहचर्य परीक्षण 2 व्यक्तियों के द्वारा दिया गया। एक थे गाल्टन और दूसरे थे यूंग। गाल्टन ने 1879 में इस विधि को दिया और यूंग ने 1910 में स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग दिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1910। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों के रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं। ऑप्शन ए भावात्मक अंतर, ऑप्शन बी भौतिक अंतर, ऑप्शन सी मानसिक अंतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यदि बात करें
व्यक्तिगत विभिन्नता की। यदि बात की जाए व्यक्तिगत विभिन्नता की, तो अगर किसी बच्चे में बहुत सारे बच्चे हैं, डाइवर्सिटी बहुत सारे तरीके से हो सकती है या डिफरेंसेस बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं, तो उन विभिन्नताओं में क्या होता है कि अगर उस किसी बच्चे की लंबाई, हाड़, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों के रंगों में विभिन्नता देखने को मिलती है, तो ऐसी विभिन्नता को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भौतिक अंतर। इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल डिफरेंसेस बोलते हैं। फिजिकल डिफरेंसेस। फिजिकल डिफरेंसेस कहते हैं। देखो इसको उठाओ। फिजिकल डिफरेंसेस कहा जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हैं आपके बॉडी से रिलेट करती हैं, और बॉडी से रिलेट अगर कोई चीज कर रही है तो वो शारीरिक हो जाती है। शारीरिक का मतलब भौतिक। ठीक, तो नेक्स्ट अगर इसको चलिए, ठीक, तो देखा कि यहाँ पर क्या बोला जाता है? भौतिक अंतर। भौतिक को हम और क्या कह सकते हैं? शारीरिक कहा जा सकता है, शारीरिक अंतर। ठीक, तो भार, त्वचा, यदि अगर मैं शारीरिक अंतर के अलावा विभिन्नताएं कितने प्रकार से होती हैं, तो शरीर के आधार पर या शारीरिक आधार पर हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है? मानसिक आधार पर हो सकती है। नेक्स्ट क्या हो सकती है? रुचियों में विभिन्नता हो सकती है, सीखने में विभिन्नता हो सकती है, उनके अन्य तरीके से उनमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो सामान्यतः ये बात बोली जाती है कि व्यक्तिगत विभिन्नता में क्या बात होती है कि कोई भी बच्चे, अगर 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों में उनके शरीर के आधार पर अलग अलग होंगे, वो सीखने में अलग अलग होंगे और उनका IQ लेवल भी क्या होगा? अलग अलग होगा। दूसरी बात है उनकी रुचियों में भी क्या होगी? विभिन्नता होगी। ठीक, तो बहुत सारे तरीके की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, और ये टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से यूपीटीटी में हर वर्ष क्वेश्चन आते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भौतिक अंतर या फिजिकल डिफरेंसेस। ठीक, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होता? कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे कोई बच्चा है शैक्षिक रूप से पीछे नहीं रह जाता है? तो ऑप्शन पहला है, क्या कह रहा है कि परिवार की खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति। ऑप्शन बी है स्कूल विद्यालय की शोचनीय शैक्षिक माहौल। ऑप्शन सी परिवार का पेशा। ऑप्शन डी परिवार की शोचनीय एवं भावात्मक वातावरण। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें है राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, परिवार का पेशा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं और देखते हैं कि पिछड़ने के क्या होते हैं, कोई भी बच्चा अगर है वो पिछड़ने के उसके काजेस होते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। रीज़न में क्या हो सकता है कि जैसे इसमें पूछा गया है कि कौन सा फैक्टर नहीं है, तो फैक्टर में सामाजिक स्थिति। आप जानते हैं कि आप जिस समाज में रहते हैं, जिस भी समाज में आप रहते हैं, वहाँ पर आपका सीखना वो समाज प्रभावित करता है। अगर आप किसी ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा व्यक्ति जागरूक नहीं है, तो आप क्या सीखने के प्रति क्या हो जाएंगे? आप पिछड़े हो जाएंगे, या शिक्षा से आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होगा। दूसरा रीज़न क्या है कि ऐसे माहौल के बच्चे या ऐसे समाज के बच्चे जहाँ पर आर्थिक तंगी है, आर्थिक तंगी होने का इन द सेंस कि वो फीस तक पे करने के लिए अपना
पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन कारण से भी बच्चे क्या हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है, स्कूल विद्यालय की सोचनीय माहौल। विद्यालय किसी भी तरीके से बच्चे के सीखने में, उसके डेवलपमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो अगर कोई बच्चा अच्छा प्रदर्शन कर पा रहा है, उसका सीधा सा मतलब ये है कि वहाँ के विद्यालय का जो भी मानवीय और भौतिक संसाधन है वो बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं, या वो बच्चे को सीखने में मदद साबित कर रहे हैं। लेकिन अगर विद्यालय में शिक्षकों का और वहाँ का जो भी शिक्षकगण हैं या जो भी वहाँ पर स्टाफ रहता है, अगर वो बच्चे से सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं, उसको छोटा या नीचा साबित कराने के लिए, या उसको किसी भी तरीके से, वो किसी भी बैकग्राउंड से आया है, उसको अगर पीछे कर रहा है या उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है कि उसे खराब, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती जा रही है, तो उसकी वजह से भी बच्चे पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट रीजन होता है परिवार की सोचनीय दशा या भावात्मक वातावरण। आपने देखा है कभी कभी किसी भी परिवार में अगर बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी परिवार है, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी समाज है, तो वहाँ पर क्या होता है कि लड़कियों को मोस्टली अपर क्लासेस में पढ़ाने के लिए पेरेंट जो हैं वो ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं। इस कारण से गर्ल्स का पीछे रह जाना बहुत बड़ा एक कारण देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर ऐसे भी परिवार होते हैं जहाँ पर एक बच्चा है और उसके पेरेंट नहीं हैं, वो अनाथ है, तो अगर उसके छोटे भाई बहन हैं तो कभी कभी छोटे बच्चे मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उस कारण से भी वो पीछे रह जाते हैं। तो काफ़ी सारे रीजन हैं, इसमें नहीं का पूछा गया है। तो किसी भी परिवार की फैमिली में जो भी बिजनेस हो रहा है, बिजनेस का मतलब क्या है कि उनके पेरेंट क्या करते हैं, उनके कारण से पिछड़े होने का कोई रीजन सामने नहीं निकल कर आता है। तो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिवार का पेशा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि समान आयु वर्ग से संबद्ध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उनमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी त्रुटि दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन बी कह रहा है पिछड़ा बालक, ऑप्शन सी अपवादी बालक, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। समान आयु वर्ग से संबद्ध एक ऐसा बच्चा जो अपने सहपाठियों से, सहपाठी का मतलब उसके फ्रेंड्स हो गए जो उसी क्लास में उसके साथ पढ़ते हैं। तो कोई एक बच्चा है, मान लीजिए वो क्लास 7th में है, तो क्लास 7th में जो भी उसके क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो उनका जो प्रदर्शन है, जो भी वो क्लास में पढ़ रहे हैं, उनका अच्छा प्रदर्शन है शैक्षिक दृष्टिकोण से। लेकिन उसी कक्षा में कोई अगर बालक है, वो उसका प्रदर्शन अपनी कक्षा से नीचे स्तर पर है, मान लीजिए कि वो क्लास 4th के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, क्लास 4th की हिंदी अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, क्लास 4th की मैथ अच्छे से नहीं लगा पा रहा है, तो उसके हिसाब से वो बच्चा क्या कहलाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पिछड़ा बालक। अभी इससे जस्ट पहले मैंने एक प्रश्न कराया था कि पिछड़ने होने के काफ़ी रीज़न होते हैं। ठीक, तो पिछड़ा वाला का मतलब क्या होता है कि उसका जो प्रदर्शन है, उसका प्रदर्शन क्या हो जाए, उसके आयु वर्ग से के बालकों से क्या हो जाए, नीचे हो जाए। ठीक है, तो बात ये कही जा रही है कि समान आयु वर्ग से संबद्ध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उनमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी, शैक्षिक का मतलब क्या होता है, कमी का मतलब होता है लैक, कमी का मतलब क्या है कि जिस एज वर्ग में उसको एक सामान्य से सवालों को हल कर लेना चाहिए था, या 7th क्लास में है तो 7th क्लास के सिलेबस को अच्छे से अगर पढ़ पा रहा है, उसको समझ पा रहा है, अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी है, तो कहेंगे कि वो एक सामान्य बालक की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर उसका
प्रदर्शन जो है वो उसके कक्षा से नीचे स्तर पर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पिछड़े बालक बोलेंगे। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ा है, शिक्षा में विकास को लेकर फ्रॉबेल का मुख्य योगदान है। तो फ्रॉबेल एक महत्वपूर्ण नाम, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है वाणिज्यिक शिक्षालय, ऑप्शन बी बालवाड़ी, ऑप्शन सी पब्लिक स्कूल, ऑप्शन डी लैटिन स्कूल। तो फ्रॉबेल के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज कि फ्रॉबेल ने एक विद्यालय बनाया था। उस विद्यालय को बहुत फेमस, महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस प्रश्न है ये, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं जहाँ पर भी मतलब विज्ञान का प्रश्न या एजुकेशन से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पर फ्रॉबेल का एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे मिल ही जाता है। तो इसका जो सही प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बालवाड़ी। बालवाड़ी को क्या बोलते हैं, किंडर। बालवाड़ी को क्या बोलते हैं, किंडर गार्टन। तो इसको क्या बोलेंगे, किंडर गार्टन बोला। और ये बच्चों का उद्यान बोला जाता है, किंडर गार्टन बोला जाता है। इसको हम बच्चों का बगीचा बोलते हैं, बच्चों का बगीचा बोलते हैं, बच्चों का बगीचा बोलते हैं। पेन सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बालवाड़ी। ठीक, तो फ्रॉबेल ने बच्चों के लिए एक विद्यालय खोला था। फ्रॉबेल, जैसे कि आप जानते हैं कि फ्रॉबेल एक आदर्शवादी विचारधारा के समर्थन में थे। तो फ्रॉबेल का मानना था कि एक बच्चे को सिखाने के लिए एक ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें बच्चे जो हैं वो स्वतंत्र होकर किसी चीज़ को सीख पाए, और ऐसा एक इन्वायरमेंट हो जहाँ पर बच्चे को बिना डांट के और उनको खेल खेल में सिखाया जाए। खेल खेल में सिखाने की वजह से ही एक विधि बनाई गई थी जिसका नाम था खेल विधि। ठीक, तो किंडरगार्टन में बच्चे को कैसे सिखाया जाएगा, खेल विधि से सिखाया जाएगा। ठीक, और इन्होंने जो बच्चों का उद्यान बनाया था उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया कि बच्चे क्या हैं, बच्चे क्या हैं, बच्चे हैं एक उद्यान है जिसमें बच्चे क्या है, पुष्प के समान हैं। और शिक्षक क्या है, शिक्षक वहाँ एक उद्यान है बच्चों का जिसमें शिक्षक का रोल क्या है कि बच्चे को अच्छे से डिसिप्लिन में रखना, अच्छे से उनको खेल खेल के सिखाना। तो यहाँ पर बच्चों का उद्यान का कॉन्सेप्ट जो है वो फ्रॉबेल ने दिया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो राइट इसका क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आईपीसी का फुल अर्थ है। ऑप्शन ए भारतीय डाक संहिता, ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन सी भारतीय जन अदालत, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भारतीय दंड संहिता। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंडियन पीनल कोड बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आज का अंतिम सवाल। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है। ऑप्शन ए माता पिता पर, ऑप्शन बी परिवार वातावरण या परिवेश पर, ऑप्शन सी विद्यालय का वातावरण, या ऑप्शन डी समाज पर। तो बालक का प्रारंभिक विकास, बच्चे का प्रीवियस डेवलपमेंट जो है वो मुख्यतः किस पर निर्भर होता है। तो बच्चे का प्रारंभिक, अगर डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट की बात करें तो विकास में अवस्थाएं आती हैं।
विकास की बात करें तो विकास में किसी बच्चे का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? माता पिता पर, वातावरण, विद्यालय का वातावरण या समाज पर। तो सबसे पहले बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वो कहाँ रहेगा? तो वो किसके संरक्षण में रहेगा? माता पिता के संरक्षण में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माता पिता। माता पिता के बाद क्या आता है? परिवार आता है। तो परिवार के बाद आता है विद्यालय के बाद आता है समाज। समाज का मतलब क्या होता है कि समाज एक बड़ा या छोटा भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि समाज का सबसे छोटा रूप क्या है? परिवार है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों बहुत सारी खराबियों के साथ आज 10 प्रश्नों की श्रृंखला को मैंने तैयार कराया। आई होप कि आपको प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर कहीं कुछ त्रुटियां रह गई हों, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है तो बहुत सारी गलतियां हुई हैं। नेक्स्ट वीडियो में इन गलतियों को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।